हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक जो लिया गया है आपकी पुस्तक अंतराल में से, और चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी। विश्वनाथ त्रिपाठी इसके लेखक हैं। आज हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके प्रश्न उत्तर। जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। पहला प्रश्न देखते हैं, कोइयाँ किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषताएँ हैं। उत्तर देखते हैं, कोइयाँ कमल की तरह एक जल पुष्प है। आपने हो सकता है कोइयाँ का नाम ना सुना हो, लेकिन कमल के फूल को आप अच्छे से जानते हैं। कमल का फूल जैसे पानी में उगता है, ये कीचड़ में उगता है, इसी प्रकार कोइयाँ का जो पौधा है वो भी पानी में ही पैदा होता है। कोइयाँ जो है कमल की तरह एक जल पुष्प है जो सारे उत्तर भारत में पैदा होता है। पूरे भारत में पैदा होता है वैसे, लेकिन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं। इस फूल को कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं। इस पर शरद ऋतु में फूल खिलते हैं। यह उन गड्ढों में उग आता है जहां अपने आप पानी भर जाता है। चैप्टर में जो कुमुद की या कोइयाँ की विशेषताएं बताई गई हैं वो ये हैं कि जिन गड्ढों में अपने आप पानी भर जाता है ये वहाँ भी आसानी से उगाता है और इस पर फूल खिलते हैं। उत्तर भारत में ये बहुतायत में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कमल के फूल की क्या विशेषताएं पाठ में बताई गई हैं। आंसर देखते हैं, कमल एक जल पुष्प है। इसके पत्तों पर भोजन परोसा जाता है। कमल के पत्ते को पुरईन कहते हैं और कमल के नाल को बसीन कहते हैं। कमल ककड़ी और कमल गट्टे को सब्जी के रूप में खाया जाता है। कमल के फूल जहाँ पर खिलते हैं वो जो तना होता है उसे कमल ककड़ी कहते हैं, उसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। और उसके अंदर जो बीज होता है कमल गट्टा, कच्चे रूप में वो भी सब्जी के रूप में खाया जाता है। कमल के फूल को पूजा में और इत्र में और दवाइयों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र है, स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो वो केवल पेट भरने के लिए नहीं पीता, उससे बढ़कर भी उनके कुछ और संबंध होते हैं। आंसर जानते हैं। इस आत्मकथा में लेखक ने माता और बच्चे के संबंधों का वर्णन किया है। माँ और बच्चे का संबंध किसी भी प्रजाति में क्यों ना हो, सभी में समान होता है। केवल मनुष्य प्रजाति की बात नहीं की गई, हर प्राणी में माँ और बच्चे का संबंध जो है एक जैसा होता है। मनुष्यों में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। वो दूध सिर्फ उसका पेट नहीं भरता, अपितु सारी उम्र के लिए उनका भावनात्मक संबंध भी जोड़ता है। बच्चे का इस संसार से पहला परिचय उसकी माँ के माध्यम से होता है। इसलिए माँ की गोद में बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है, शांति, संरक्षण और प्यार सभी कुछ मिलता है। माँ के दूध को बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक माना जाता है। इसलिए बच्चे का दूध पीना केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनके पूरे जीवन भर के संबंधों का आधार माना जाता है। यह जड़ से चेतन होने की प्रक्रिया है। केवल बच्चा माँ का दूध पेट भरने के लिए नहीं पीता, बल्कि उसकी बॉन्डिंग जो है उसकी माँ से बाकी मनुष्यों से और ज़्यादा होती है, बाकी रिश्तों से और ज़्यादा अपने माँ के साथ बच्चा अटैच होता है। इसका एक कारण उसका दूध पीना भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था। चैप्टर के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, अपने गांव का वर्णन किया है, तो उन्होंने अपने उस नाम का जिक्र किया है जिस नाम से लोग उन्हें गांव में बुलाते थे। तो इस चैप्टर में जहां भी विश्वनाथ लिखा आएगा वो विश्वनाथ त्रिपाठी के लिए है। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया था इसके बारे में हमें बताना है। आंसर देखते हैं, विश्वनाथ जब 3 साल के थे तो उनके छोटे भाई का जन्म हुआ। अब उनकी माँ के दूध पर, उनकी ममता पर और उनके समय पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। 3 साल के बच्चे के लिए ये अत्याचार के समान था। 3 साल के बच्चे की ज़िंदगी में जब दूसरा छोटा बच्चा आ गया और उसकी माँ का सारा प्यार, माँ का दूध, माँ की सारी अटेंशन उस छोटे बच्चे को मिलने लगी, तो उस 3 साल के बच्चे को लगा कि उसके ऊपर अत्याचार हो गया है। विश्वनाथ को उस समय माँ का दूध छोड़कर गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ा और दाई के ऊपर निर्भर रहना पड़ा। यानी किसी दूसरी लेडी के साथ उसको रहने को मिलता था, वही उसको सुलाती थी, वही उसको पालती थी, उसके साथ ज़्यादा विश्वनाथ समय बिताता था। इसलिए जो है दाई के ऊपर उसे निर्भर रहना पड़ा, ऐसा बोला गया है। 3 साल का बच्चा यह सब चीज़ें नहीं समझता, इसीलिए उन्हें लगा कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। वह अपने और अपने भाई की स्थिति की तुलना करके उसके ऊपर चिढ़ते रहते थे। अपने भाई को इमेजिन करते थे कि कितना छोटा बच्चा है, अब सारी
अटेंशन माँ की इसने ले ली है। तो ये सोच सोच करके वो चिढ़ते रहते थे और उन्हें लगता था कि उनके ऊपर अत्याचार हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव के लोग गर्मी और लू से बचने के लिए क्या करते हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाठ में नहीं दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन में फ्रीडम है, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं। घरेलू उपायों के बारे में लिख सकते हैं, ग्रामीण लोग गर्मी से बचने के जो उपाय करते हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं, गांव में मकान जो है मिट्टी से बने होते हैं या उनका अधिकतर भाग मिट्टी से बना होता है। पूरे मकान कई बार गाँव में मिट्टी से नहीं बने होते, लेकिन मिट्टी से उसका कुछ पार्ट बना होता है, या तो कहीं से फर्श गीला कच्चा होगा या कहीं पक्की छत ना होकर के छप्पर होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गाँव में जो गर्मी से बचाने का काम करती हैं, जैसे फर्श, छप्पर या दीवार आदि। मिट्टी से बने हुए मकान ठंडे होते हैं तथा गर्मी से बचने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त मौसमी फल और सब्जियां गर्मी से बचाव में सहायक होती हैं। गर्मियों में आम पन्ना, कच्चा प्याज, नींबू, पुदीना, लस्सी आदि गर्मी और लू से बचाने का काम करते हैं। लोग अपने घरों के आसपास पेड़ लगाते हैं, आसपास पानी का छिड़काव करते हैं। इससे वातावरण को ठंडा रखने में उन्हें मदद मिलती है। लस्सी, मिट्टी के मटके का पानी, जामुन, कच्चे आम को भूनकर खाना और उसके सिर पर लगाना, आम का शरबत सभी गर्मी को कम करने के घरेलू उपाय हैं। इस चैप्टर में बताया हुआ है कि आम को भून करके उसको शरीर पर लगाना और उसको सिर पर लगाना, ये गर्मी से राहत प्रदान करता है। हो सकता है ये कोई घरेलू उपाय हो कि आम को भून करके अगर सर पर लगाएं तो गर्मी थोड़ी कम हो जाती हो। कटहल को भी गर्मी के फल और सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं और कुछ हम अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्वनाथ को फूलों से बहुत लगाव जान पड़ता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत सारे फूलों का वर्णन लेखक ने किया है, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हमें इस प्रश्न में लिखना है। विश्वनाथ ने अपनी आत्मकथा में गांव में होने वाले फूलों का बहुत विशद वर्णन किया है, यानी बहुत डिटेल में बताया है फूलों के बारे में। इसमें कमल का फूल, कोइया का फूल और हर श्रृंगार जैसे फूलों का वर्णन किया गया है। चैप्टर के शुरू में ही कमल और कोइया का वर्णन है, उसके बाद हर श्रृंगार का भी वर्णन है। इन्हें तो सभी लोग फूलों के रूप में ही जानते हैं। कमल को लोग जो है फूल के ही रूप में जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ ने सब्जियों और फलों के फूलों को भी फूल माना है। सब्जियां लगने से पहले और पेड़ पर फल लगने से पहले जो बौर आता है, जो फूल आता है, विश्वनाथ उनको भी फूल मानता है। इस पाठ में तोरी, लौकी, भिंडी, बैंगन, अमरूद, आम, बेर और बेल के बोर को भी शामिल किया गया है। बेल पत्थर के पेड़ के लिए बोला गया है। इनके बौर को शामिल किया गया है, यानी सब्जियों के पेड़ों पर सब्जी लगने से पहले जो फूल आता है उसके लिए, और फ्रूट्स के पेड़ों पर फ्रूट लगने से पहले जो फूल आता है उसके लिए, उसको हम बौर कहते हैं। तो इन फूलों को भी लेखक ने फूल ही माना है। विश्वनाथ ने एक भरभंडा नामक फल और उसके सुंदर तितली जैसे पीले फूल का भी वर्णन किया है। एक और फूल का वर्णन किया है, उसके पेड़ का नाम जो है भरभंडा बताया है, और इसमें मैं लिखना भूल गई, भरभंडा को सत्यानाशी भी बोला गया है। तो उस फूल का भी वर्णन किया गया है कि उसका फूल जो है पीले रंग का होता है और इतना सुंदर पीला होता है कि वो तितली के पंख जैसा दिखता है। साथ ही कदम के वृक्ष, उसकी फूलों से लदी डाली का भी वर्णन किया गया है। विश्वनाथ जो है यही नहीं रुकते, विश्वनाथ के लिए गेहूं के, धान के, जौ के, भुट्टे के फूल भी फूल ही हैं। अनाज लगने से पहले इन पौधों पर जो फूल आता है उसको भी लेखक ने फूल माना है। इस प्रकार पाठ में जगह जगह फूलों का वर्णन है, तो हम कह सकते हैं विश्वनाथ को अपने गांव की प्रकृति और फूलों से बहुत अधिक लगाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने कितने प्रकार के सांपों का वर्णन किया है? जैसे बहुत विशद वर्णन है फूलों का, ऐसे ही बहुत सारे सांपों का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि गांव में जो है बहुत तरीके के सांप होते हैं। तो क्या क्या डिटेल है उनकी चैप्टर में। लेखक के अनुसार गांव में अक्सर सांप दिखाई देते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, पानी भरा होता है, कच्ची जगह होती है, तो अक्सर बहुत सारे सांप निकल आते हैं। कुछ नाम लेखक ने बताए हैं, डोढ़ा, मज, गिद्धवा और धामिन। ये 3 सांपों के जो नाम है, इनको लेखक ने बताया है कि ये सांप जो है विष विहीन सांप है, बहुत ज़्यादा जहरीले नहीं होते या इनमें जहर नहीं होता। लेकिन धामिन की एक विशेषता बताई है। धामिन नाम का सांप जो है अपनी पूंछ से अगर किसी को मार दे तो वहाँ से वो अंग जो है सड़ जाता है। धामिन अपनी पूंछ को किसी अंग पर मार दे तो वो अंग वहाँ से सड़ जाएगा। सबसे खतरनाक सांप गोहुअन या फेटारा को माना जाता था। ये एक नाम है, गोहुअन या फेटारा।
ये सबसे खतरनाक सांप है, सबसे जहरीला सांप माना जाता है, और उतना ही खतरनाक सांप घोर कड़ाइच को मानते थे। तो 2 नाम आए हैं जो कि जहरीले सांप हैं, घोर कड़ाइच और गोहुअन। घोर कड़ाइच का क्या बताया है उन्होंने, उसके काटने पर लोग घोड़े की तरह ही निहनाकर मरते थे। तीसरा एक सांप जो जहरीला है उसका नाम है भटिया। भटिया एक 2 मुहा सांप है जो आम, पीपल या केवड़े की झाड़ी में रहता है और जहरीला भी होता है। तो 6 प्रकार के सांपों का वर्णन लेखक ने किया है, जिनमें से 3 विषविहीन हैं और 3 जो हैं जहरीले सांप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे, हमें ये बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जैसे मैंने एक फूलों वाला आपको प्रश्न बताया था, तो लेखक के अनुसार फूल तो फूल हैं ही, सब्जी के फूल, फ्रूट्स के फूल और फसलों के फूल भी उनके लिए फूल ही हैं। तो आपके लिए इस प्रश्न में भी गुंजाइश है कि किसी पेड़ पौधे को अगर हम जड़ी बूटी के तरीके से यूज़ कर सकते हैं या उसको घरेलू उपचार में यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार 2-4 नाम और इसमें ऐड कर सकते हैं। लेखक ने जो बताया वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। लेखक ने अपनी आत्मकथा में गांव और प्रकृति के वर्णन में विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्णन किया है। फूलों का वर्णन लेखक ने केवल सुंदरता या खुशबू के लिए नहीं किया, अपितु उनकी बहुत सारी औषधिक विशेषताएं भी बताई हैं। केवल फूल जो है खुशबू देने के लिए हैं ऐसा लेखक ने नहीं कहा, उनकी औषधिक विशेषताएं भी लेखक ने बताई हैं। जैसे फूलों से खुशबूदार इत्र बनाने के साथ साथ कई प्रकार से उनका घरेलू उपयोग भी लोग करते हैं। उपयोग लेखक ने क्या क्या बताया। बेर के फूल को सूंघने से बर्रे या ततैया का डंक झड़ जाता है। बेर का जो फ्रूट होता है उस पर बेर लगने से पहले जो फूल आता है, बौर आता है, उसके बारे में है कि बेर के बौर को सूंघने से ततैये का या बर्रे का डंक जो है वो झड़ जाता है, यानी उसका असर जो है कम हो जाता है। गुड़हल का फूल देवी का फूल माना जाता है। गुड़हल के फूल को जो है पवित्र माना जाता है, ईश्वर की पूजा के लिए गांव के लोग उसको यूज़ करते हैं। नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं किसी बच्चे को माता निकल आई, चेचक निकल आई, तो वहाँ नीम के पत्ते रखते हैं उसके बिस्तर के आसपास, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम में। तो ये नीम के फूल और पत्तों के लिए है कि चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। भरभंडा या सत्यानाशी के फूल को आँखों में लगाने से दुखती आँखें ठीक हो जाती हैं। जो एक पीले रंग का फूल बताया था जिसके तितली जैसे रंगों के पंखुड़ियाँ होती हैं, तो उस पीले रंग के फूल के दूध को आँखों में लगाने से दुखती आँखें जो हैं ठीक हो जाती हैं। ये कुछ बातें बताई हैं फूलों के बारे में जो औषधि के रूप में गांव वाले प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है। आंसर देखते हैं, लेखक ने प्रकृति की हर माँ का अपने बच्चे के साथ ममतामयी संबंध होना बताया है। शुरू में हमने जाना कि लेखक ने बताया कि किसी भी प्रजाति में अगर हम उठा करके देखें, किसी भी प्रजाति में हम सोचें तो माँ और बच्चे का संबंध जो है बाकी दुनिया से, बाकी लोगों से अलग होता है। बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है और इससे उनके आपसी भावनात्मक संबंध लगातार मजबूत होते जाते हैं। बच्चा अपनी माँ का जितना ज़्यादा दूध पिएगा, ऐसा माना जाता है कि माँ के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और इससे उनके भावनात्मक संबंध जो हैं लगातार मजबूत होते जाते हैं। लेखक ने एक बार दिलशाद गार्डन की डियर पार्क में बतखों को देखा। लेखक ने अपने आत्मकथा में बताया दिलशाद गार्डन नाम की जगह है, उसमें एक डियर पार्क है। डियर पार्क में एक तालाब है, उस तालाब में लेखक ने कुछ बतखों को देखा। तो बतखों को उसने कैसे ऑब्जर्व किया, बतखें अंडे देने के लिए पानी से बाहर आती थी। यूजुअली वो पानी में रहती हैं, लेकिन जब उनको अंडे देने होते हैं तो वो पानी से बाहर आती हैं, कोई झाड़ियाँ देखती हैं और वहाँ वो अपने अंडे देती हैं। फिर उन अंडों को सेती हैं, जब तक उनमें से चूजे ना निकल आएँ वो उनको सेंगी और उनकी सुरक्षा में रहेंगी। छोटे चूज़ों को अपने पंखों में छुपाए रखती थी। जब उसमें से चूजे निकल आएंगे तो बाकी पक्षी, कौवे जैसे पक्षी उनको खा ना ले, इसलिए अपने चूज़ों को वो पंखों में छुपा कर रखेंगी। एक तरफ उनका पेट भरना है और दूसरी तरफ उनको आत्मनिर्भर बनने लायक कौशल सिखाने हैं। छोटे चूज़ों को पेट भरना भी बतख माँ की जिम्मेदारी है और उसको आत्मनिर्भर बनाना भी उसकी जिम्मेदारी है, यानी उसको चलना सिखाना, तैरना सिखाना, खाना ढूंढना सिखाना, अपनी सुरक्षा करना सिखाना, ये सारी काम भी माँ के जिम्मे है। तथा उन्हें कोई जैसे दुश्मनों से भी बचाना है, कोई जैसे दुश्मनों से बचाना भी उसकी जिम्मेदारी है। ठीक उसी प्रकार एक स्त्री अपने बच्चे को जीवन जीना सिखाती है। जैसे बतख ने बिहेवियर किया
कि बाहर आकर अंडे दिए, उसकी सुरक्षा की और चूज़े जो पैदा हो गए तो चूज़ों को जीवन जीना सिखाना एक माँ बतख का कर्तव्य है। इसी तरीके से एक माँ भी अपने बच्चे को जीवन जीना सिखाती है, उसकी भूख शांत करती है, उसको संरक्षण, प्रेम, सहारा, भावनात्मक मजबूती प्रदान करती है। और इसी आधार पर बतख और माँ की तुलना की गई है। लेखक ने इसी आधार पर जो माँ और बच्चे का संबंध है और माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, उन आधारों पर एक माँ को बतख के साथ उसने तुलना किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी गुंजाइश है कि कुछ आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। बिस्कोहर में जो बरसात होगी वो भी वैसी ही बरसात होगी जो हर जगह होती है। तो बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में करना है। लेखक के गांव में वर्षा अचानक नहीं आती। पहले बादल इतना घिर जाते हैं कि दिन में रात नजर आती है। बादल चारों तरफ घिर जाएंगे, आसमान काले बादलों से घिर जाएगा, ऐसा लगेगा मानो रात हो गई है। फिर संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों की तरह धीरे धीरे वर्षा गिरने लगती है। इसका मतलब है कि वर्षा जैसे गिरना शुरू होगी तो वो जिन वस्तुओं पर गिरेगी उन वस्तुओं से डिफरेंट तरीके की आवाज़ें आएंगी। कहीं टीन पर गिरेगी, कहीं छत पर गिरेगी, कहीं सड़क पर, कहीं पेड़ों पर, कहीं प्लास्टिक पर, जहाँ भी गिरेगी तो वो एक डिफरेंट तरीके की आवाज़ पैदा करेगी। ये उसके लिए बोला गया है कि संगीत के विभिन्न वाद्य यंत्रों की तरह धीरे धीरे वर्षा गिरना शुरू होती है। एक और उसने उपमा की तरह से बताया है कि घोड़ों की चाल की तरह वर्षा पास आने लगती है। यानी कहीं वर्षा अगर दूर बरस रही है तो ऐसा लगता है कि घोड़े चलते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं और फिर धीरे धीरे वर्षा जो है पास आ जाती है। उसके बाद आगे बताया है कि वर्षा में बाकी लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। सभी जानवर पहली वर्षा में नहाने को व्याकुल होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु का मौसम जो है गर्मी के तुरंत बाद आता है, तो सभी जानवर जो है नहाने को व्याकुल होते हैं। ग्रामीण लोग भी वर्षा में नहाकर त्वचा संबंधी बीमारियों से छुटकारा पाते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि खाज, खुजली और फोड़े फुंसी जैसी जो गर्मी से बीमारियां होती हैं, त्वचा संबंधी कुछ ऐसे रोग हैं जो गर्मी की अधिकता से हो जाते हैं। ऐसे में एक दो बार बारिश में नहाना उन रोगों में राहत प्रदान करता है। तो गांव वाले जो हैं वो भी बारिश में नहा करके अपनी त्वचा संबंधी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन कई बार पानी में गंदगी या फेन ऊपर आ जाती है तो उससे मछलियाँ भी मर जाती हैं। कई बार क्या होता है, गंदगी की लेयर तालाब में ऊपर तक फैल जाएगी तो उस गंदगी से, उस फेन से, उस झाग से मछलियां मर जाती हैं। वर्षा आने के पश्चात मच्छर, कीट पतंगे आदि पैदा हो जाते हैं। सभी पेड़ पौधे नए नए से और धुले धुले से लगते हैं। धूल मिट्टी उनके ऊपर से झड़ जाती है और बिल्कुल नहाए हुए से लगते हैं। प्रकृति सुंदर दिखती है। कई बार वर्षा के बाद गंदगी, कीचड़ और बदबू भी चारों तरफ फैल जाती हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि कच्चे मकान हैं, कच्ची सड़कें हैं तो वहाँ गंदगी, कीचड़ और बदबू भी चारों तरफ फैल जाएगी। ईंधन गीला हो जाता है। चूल्हे पर जब लोग काम करते हैं तो वो लकड़ियाँ वगैरह गीली हो जाती हैं। नदियाँ ऊपर तक भर जाती हैं और चारों तरफ पानी में शैवाल तैरने लगता है। शैवाल कहते हैं काई को। नदियाँ जो हैं चारों तरफ भर जाती हैं और थोड़े दिन पानी अगर चारों तरफ भरा रहेगा तो थोड़े दिनों बाद वो पानी हरा हरा दिखाई देने लगता है क्योंकि उसके ऊपर काई तैरने लगती है। तो इस प्रकार का जो है वर्णन किया गया है बिस्कोहर में जब बरसात आती है तो कैसा माहौल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी जो फूल और दवा वाला क्वेश्चन था उसी के समान इम्पॉर्टेंट है। ये दो प्रश्न आपके इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। इसमें 3 पॉइंट हमें क्लियर करने हैं कि लेखक को प्रकृति कैसी लगती है, लेखक को नारी कैसी लगती है और लेखक ने जो सुंदरता बताई है उसको सुंदरता कहाँ कहाँ नजर आती है। सौंदर्य संबंधी मान्यताएं यानी वो सुंदरता किन किन चीज़ों में देखता है, प्रकृति उसे कैसी लगती है और नारी के बारे में उसके क्या विचार हैं। ये 2-3 पॉइंट हमें इस क्वेश्चन में क्लियर करने हैं। कोशिश करते हैं आसान भाषा में जानने की। लेखक ने इस पाठ में प्रकृति का इतना सजीव वर्णन किया है कि उसकी प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं आपस में घुल मिल गई हैं। कब वो प्रकृति को नारी के रूप में मान रहा है, कब नारी को प्रकृति के रूप में मान रहा है, दोनों को बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन कर रहा है। तो बहुत उसने प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन किया है कि ये मान्यताएं जो हैं आपस में मिक्स हो गई हैं। फिर भी लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। अब सबसे पहली बात हम जो बता रहे हैं कि प्रकृति के बारे में लेखक क्या सोचता है। लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसने प्रकृति का इतना विशद वर्णन किया है कि उसने अपने जीवन के हर अनुभव को पेड़ पौधों और फूलों से जोड़ा है। पूरे चैप्टर में प्रकृति का वर्णन है। तो लेखक की प्रकृति संबंधी मान्यताएं क्या थी।
उसने अपने जीवन के हर एक अनुभव को प्रकृति से जोड़ा है। इतना डिटेल में उसने फूलों का वर्णन किया है, इतना डिटेल में उसने पेड़ पौधों का वर्णन किया है, बारिश का वर्णन किया है, सांपों का वर्णन किया है। तो इन सारी चीज़ों के वर्णन से हमें पता लगता है कि लेखक के लिए प्रकृति कितनी इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का दूसरा नाम है। बरसात का जैसा वर्णन किया है, बरसात में भी चाहे चारों तरफ गंदगी हो, कीचड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन बरसात भी उसे अच्छी लगती है। वाद्य यंत्र मान लो बज रहे हैं, ऐसा उसने बरसात का वर्णन किया है। तो लेखक के लिए प्रकृति जो है सुंदरता का दूसरा नाम है। उसने प्रकृति के हर रूप में सौंदर्य को देखा है। प्रकृति चाहे कैसी भी है, बारिश आ रही है, नदियों में बाढ़ आ गई और कुछ विनाश हो रहा है, तो उस चीज़ का उसने वर्णन नहीं किया। उसने प्रकृति को जो है सुंदर रूप में ही देखा है। तो प्रकृति की मान्यताएं जो है लेखक के लिए सुंदरता के समान ही है। अगला जो दूसरा पॉइंट है कि नारी को उसने कैसे देखा है। लेखक ने अपने गांव में एक बार एक स्त्री को देखा। वो उससे लगभग 10 साल से भी ज़्यादा बड़ी थी। वो औरत लेखक को इतनी सुंदर लगती है कि उसने उसकी तुलना चांदनी रात में जूही की लता से की है। चांदनी रात में पूरा चांद निकला हुआ है और मतलब सफ़ेद चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और जूही की लता जो है उस पर सफ़ेद रंग के ही फूल खिलते हैं। तो चांदनी रात में सफ़ेद रंग के फूल और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और शीतलता है, ठंडक है और फूलों की खुशबू है। तो वो औरत उसको वैसी लगी कि मानो चांदनी रात में कोई जूही की बेल है और उस पर फूल खिले हुए हैं सुगंधित। तो एक औरत का उसने ऐसा वर्णन किया है। लेखक के अनुसार नारी भी प्रकृति के समान सुंदर थी। नारी का भी जहाँ जहाँ वर्णन है लेखक ने उसको सुंदरता से ही जोड़ा है। लेखक के लिए नारी और प्रकृति दोनों ही समान रूप से सुंदर थी। लेखक को एक नारी में जूही की लता दिखाई देती है, चांदनी की छटा दिखाई देती है, फूलों की खुशबू नजर आती है और साथ ही लेखक को नारी शरीर की गंध कैसी लगती है या किनकी याद दिलाती है। किसी भी नारी शरीर की गंध लेखक को बिस्कोहर की फसलों की याद दिलाती है, उनकी वनस्पतियों की याद दिलाती है, पेड़ पौधे साग सब्जियों की याद दिलाती है, तालाब की मिट्टी की याद दिलाती है, पेड़ पौधों की गंध से जुड़ी हुई लगती है। प्रकृति को जब लेखक याद करता है तो सुंदरता के रूप में याद करता है। नारी को जब लेखक याद करता है या उसका वर्णन करता है तो उसको भी अपने बिस्कोहर की प्रकृति से जोड़ता है। जूही की कली से, चांद की चांदनी से, वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से, इन चीज़ों से नारी के शरीर को वो जोड़ करके देखता है। तो ये उसकी मान्यताएं हैं। प्रकृति के संदर्भ में, नारी के संदर्भ में और सौंदर्य के संदर्भ में, प्रकृति और नारी दोनों में लेखक को बहुत भरपूर सौंदर्य दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है। बहुत स्पष्ट इसमें नहीं बताया गया कि किस स्मृति से मृत्यु का बोध जुड़ा हुआ है, लेकिन एंड में जो है थोड़ा सा हिंट दिया गया है। लेखक की सारी स्मृतियां अपने गांव की प्रकृति और वहां के लोगों से जुड़ी हुई हैं। जो भी वर्णन लेखक करता है वो सारी स्मृतियां बिस्कोहर से जुड़ी हुई हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ की सुंदरता से, प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। लेखक को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा दिखाई देता। हल्दी मिलाकर बनाई गई पूरी के रंग जैसा लगता। मान लो आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर गूंथ दिया गया है तो वो हल्का पीला सा जब आटे का रंग हो जाएगा, ऐसा लेखक को अपनी माँ के पेट का रंग दिखता। पिता के कुर्ते से उसे पसीने की बू आती। पिता के कपड़ों से जो पसीने की बू आती उससे वो अपने पिता को जोड़ करके देखते थे। नारी शरीर को वो बिस्कोहर की प्रकृति से जोड़ करके देखते थे। यानी जीवन और मृत्यु जो भी उन्होंने देखा, जिस भी बारे में बात की गई है, जिंदगी के हर सुख या दुख में उन्होंने बिस्कोहर की प्रकृति को जोड़कर रखा है। इसी बार लेखक ने एक बार गुलाम अली खां साहब की एक पहाड़ी ठुमरी सुनी, यानी एक गाना सुना, एक गज़ल सुनी गुलाम अली साहब की। उस गज़ल में क्या था कि एक औरत है सफ़ेद साड़ी पहने हुए, वो अपने पति का इंतज़ार कर रही है। उस गज़ल के बोल ऐसे होंगे कि वो कोई औरत है और वो अपने पति का इंतज़ार कर रही है। लेखक उस स्त्री को संगीत, नृत्य, मूर्ति, कविता, चित्र, हर कला से जोड़ सकते हैं। जो वो एक गाना है वो हर सिचुएशन में लेखक के लिए फिट बैठता है। उसको सुंदरता के रूप में मान लो देखना चाहे तो वो सुंदरता की भी मान्यताएं उसकी स्पष्ट करता है। लेखक उसको संगीत से जोड़ना चाहे, नृत्य से जोड़ना चाहे, मूर्ति, कविता, चित्र, किसी भी कला से उस ठुमरी के बोल को अगर लेखक जोड़ना चाहे, कनेक्ट करना चाहे तो वो उसको जोड़ता है। उस ठुमरी में जीवन के हर सुख दुख में स्वयं को जोड़ने की क्षमता है।
कई बार किसी गीत के बोल ऐसे होते हैं कि हमें लगता है ये बिल्कुल हमारी सिचुएशन पर लिखा गया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसी फीलिंग होती है कि ये उनकी सिचुएशन पर लिखा गया है। तो इसी प्रकार जो उन्होंने गुलाम अली साहब की वो जो ठुमरी सुनी, उस ठुमरी के बोल उनको ऐसे लगे कि जीवन के हर सुख में भी वो उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं अपने साथ, हर दुख में भी उस गाने के बोल को वो अपने जीवन से जोड़ करके देख सकते हैं। लेखक उस ठुमरी से और बिस्कोहर की प्रकृति से जीवन और मृत्यु के बोध से जुड़ा हुआ है। एंड में जो बताया गया है कि बिस्कोहर की प्रकृति उसके जीवन के हर सुख और दुख से जुड़ी हुई है, इसी प्रकार वो गुलाम अली साहब की जो ठुमरी है उसमें भी वो जीवन के हर रूप को देख पाने में सफल रहते हैं। तो ये एक हिंट है कि कैसे लेखक किस चीज़ में जीवन और मृत्यु का बोध ढूंढता है। तो बिस्कोहर की प्रकृति में ढूंढता है मेरे अनुसार, और उस गुलाम अली साहब की जो ठुमरी है उसके बोल में जो ढूंढता है।